Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the meningitis. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि हमारा वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद को एक्सप्लेन कर रहा। पहली चीज़ है मेनिंजिस। अब बोलोगे भैया मेनिंजिस क्या होता है? मेनिंजिस होती है हमारी कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पर आपका ब्रेन, दिमाग और उसी से कनेक्टेड आपका पूरा जो वर्टिब्रा कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को एक कवरिंग कवर करती है। आप बोल सकते हैं प्रोटेक्शन देती है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजिस, है ना। इसके साथ साथ आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, जनरली आप इन्फ्लामेशन को बोल सकते हो स्वेलिंग, और अगर हम डिटेल में इसे देखें तो पर्टिकुलरली हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो इससे हमें क्या पता चला? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस, जो कि क्या है? कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। किसकी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है। आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हो। पर्टिकुलरली से हम देखें ना, तो मान लो ये रहा आपका ब्रेन। ये जो मेनिंजिस होती है, इसमें खुद 3 कवरिंग होती हैं। सबसे पहले आपकी ड्यूरा मैटर रहेगी, फिर आप देखोगे तो एरेक्नॉइड मैटर रहेगी, फिर सबसे अंदर रहती है आपकी पाया मैटर। आपने डैप या डीएपी करके याद करा होगा, ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो अगर उसी की स्वेलिंग हो जाए, उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं मेनिंजाइटिस। आगे देखें तो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल मेनिंजाइटिस। स्पाइनल मेनिंजाइटिस अब क्यों बोल रहे हैं, मैंने बता ही दिया कि मेनिंजिस कवरिंग ऑफ ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। तो समटाइम्स हम इसे स्पाइनल मेनिंजाइटिस भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर आगे देखें तो इट मे बी अक्यूट और क्रॉनिक। आपकी जो मेनिंजाइटिस है वो अक्यूट भी हो सकता है, साथ ही साथ इट कैन बी क्रॉनिक। आप बोलोगे भाई ये दोनों क्या? तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, अक्यूट का मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा डिसीज, एक ऐसा डिसऑर्डर जो थोड़े टाइम के लिए परसिस्ट करे। 2 दिन के लिए है, 4 दिन के लिए है, 10 दिन के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, फिर वो चीज़ अपने आप गायब हो जाएगी या तो ट्रीटमेंट के थ्रू गायब हो जाएगी। लेकिन क्रॉनिक एक ऐसी सिचुएशन होती है पर्टिकुलरली जो आपको महीने भर के लिए है, 2 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए है, कई बार 2 साल के लिए है। ये चीज़ होती है क्रॉनिक। अब बोलेगे भैया तो ये कैसे अलग अलग हो सकते हैं, ज़रा समझा दो। बिल्कुल, बहुत ही ईजीली हम समझते हैं। अब पर्टिकुलरली चाहे आपका अक्यूट मेनिंजाइटिस हो या फिर क्रॉनिक मेनिंजाइटिस हो, दोनों को जो आईपी है, आईपी क्या? इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब एक ऐसा टाइम जबकि आपकी बॉडी में कोई डिसीज या कोई डिसऑर्डर जनरेट हो रहा, तो पर्टिकुलरली जिस टाइम में वो सिम्टम्स देने लगे, है ना। जैसे हमें मेनिंजाइटिस हुआ, 4 दिन बाद इसने सिम्टम्स देना चालू किया, तो इन 4 दिन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड देखें ना, इतना ही होता है, यूजुअली 4 डेज। फिर भी ये वेरीज कर सकता है, हम 2 से लेके इसे 5 दिन या 10 दिन तक रखते हैं। इतने दिन में पर्टिकुलरली, और आप ले लो तो 5 to 10 डेज, मतलब 2 से लेके 10 दिन के बीच ये दोनों सिम्टम्स देने लगते हैं, चाहे वो अक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो। अब पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि एक पर्सन है जिसे अक्यूट मेनिंजाइटिस है। उसने क्या किया? उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। उसने अगर सिम्टम्स देखे, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया कि 10 दिन में उसे सिम्टम्स दिखे, उसने पर्टिकुलरली उस चीज़ का ट्रीटमेंट करा लिया, तो ये चीज़ आपकी वहीं गायब हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं भी लिया तो ऐसे बहुत सारे केस हैं कि अपने आप गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये है आपका अक्यूट, है ना, कि 1 हफ्ते बाद आपके सिम्टम्स आने भी बंद हो गए, इतने में ख़त्म 15 दिन में। लेकिन वहीं एक पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, हम बोल सकते कि इम्यूनिटी ठीक ठाक है। अब उसने क्या किया कि ट्रीटमेंट, उसने सिम्टम्स आए उसे भी इस इंक्यूबेशन पीरियड में, लेकिन ड्यू टू इग्नोरेंस, कई लोग रहते हैं कि कराना ही नहीं है, उसने इग्नोर कर दी चीज़ें। तो अब यही जो अक्यूट आपका मेनिंजाइटिस है, जो सिर्फ 15 दिन परसिस्ट करना था, अब वो 15 महीने तक भी परसिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसने इग्नोरेंस कर दिया। ट्रीटमेंट देता तो हाँ, इम्यूनिटी ठीक ठाक थी, यहीं पर ये चीज़ कंप्लीट हो सकती थी, यहीं पर वो मेनिंजाइटिस एंड हो सकता था। लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट उसने नहीं लिया, तो वो चीज़ लंबे समय तक परसिस्ट करे। इसके साथ साथ एक और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसे अक्यूट मेनिंजाइटिस है, पर्टिकुलरली उसे 10 दिन में सिम्टम्स आ गए और वो ट्रीटमेंट भी करा रहा, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि ये जो अक्यूट और क्रॉनिक है ना, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि इम्यूनिटी।
जो हमने पहला वाला एग्जाम्पल देखा ना, पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी थी, ट्रीटमेंट नहीं भी लिया तो भी ये चीज़ खत्म हो गई। लेकिन अब एक पर्सन है जिसे सिम्टम्स आए, उसने 10 दिन में देखे, डायग्नोसिस कराया, उसे पता चला मेनिंजाइटिस है, वो ट्रीटमेंट भी करवा रहा प्रॉपर, लेकिन उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। मान लो उसे एड्स है, एड्स होता है ना, तो पर्टिकुलरली आपने HIV इन्फेक्शन सुना होगा। इसमें पर्सन की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि पर्सन को लूज मोशन, दस्त भी 15-15 दिन, 1-1 महीने बंद ही नहीं होते। तो सोचो फिर तो मेनिंजाइटिस है। अब वो पर्सन कितना भी ट्रीटमेंट कराए, पर्टिकुलरली ये चीज़ें क्रॉनिक में डेवलप हो जाती हैं, मीन्स सीवियर कंडीशन में। और आपका जो क्रॉनिक मेनिंजाइटिस है लंबा चल सकता है, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 10-10 साल तक। और ये चीज़ होती है लाइफ थ्रेटनिंग, पर्सन की जान भी ले सकती है, परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन। इसके बाद आगे देखते हैं कॉजेस ऑफ मेनिंजाइटिस, चाहे एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो। पहला जो कॉज है दैट इज इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज क्या, पर्टिकुलरली वायरल डिसीज हो गए, बहुत सारे वायरस होते हैं जो आपकी बॉडी में डिसीज कॉज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैक्टीरियल हो गए, फंगल हो गए, पैरासाइटिक डिसीज हो गए। तो पहले आपकी बॉडी में कुछ डिसीज जनरेट होंगे, लेकिन फिर वही चीज़ कि अगर डिसीज़ ये जो खुद डिसीज़ होंगे ना, कोई एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, आपका ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, लंग्स की बीमारी है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक होती गई है ना, पेशेंट ने इलाज नहीं कराया, तब वो मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकती है। यूजुअली ऐसा ही होता है। हाँ, कई कंडीशन ऐसी भी हैं जहाँ पर आपका डायरेक्ट मेनिंजाइटिस भी कॉज हो सकता है ना, कुछ ऐसे पैथोजन है, बट वो रेयर होता है। जनरली यही है कि आपको निमोनिया हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, वो बीमारी इतनी क्रॉनिक हो गई कि अब जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में भी गए और उनने वहाँ पर मेनिंजाइटिस कॉज किया। इसके साथ साथ दूसरा कॉज है नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन। अब नॉन इन्फेक्शियस क्या, इसमें कोई भी डिसीज या इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन एक पर्सन है जिसे हेड इंजरी है, तो पर्टिकुलरली वहाँ पर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, साथ ही साथ किसी की ब्रेन की सर्जरी हुई है, तब केस है कि वहाँ पर स्वेलिंग कॉज हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। साथ ही साथ हम देखें तो कैंसर मीन्स एक्सेसिव और अनकंट्रोल ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए सेल्स की, उस वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, मीन्स मेनिंजाइटिस। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके टाइप्स को। एक्चुअल में जो टाइप्स है ना, इन्हीं कॉज के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि फर्स्ट टाइप है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस तो वही इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस, लेकिन अगर ये मेनिंजाइटिस किस वजह से कॉज हुआ है, ड्यू टू बैक्टीरिया या फिर ड्यू टू बैक्टीरियल डिसीज, क्या आपको कोई बैक्टीरियल डिसीज था, है ना। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पर देखें तो मेनिंजोकोकस, अब देखो इसका नाम ही देखो इस बैक्टीरिया का, मेनिंजोकोकस, तो वैसे ही इसी से रिलेटेड है, तो ये तो डायरेक्टली मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अब पर्टिकुलरली जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये करता है लंग्स का डिसऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं निमोनिया। लेकिन अगर आपका निमोनिया सीवियर हो रहा है, क्रॉनिक हो रहा है, आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, तब पर्टिकुलरली ये जो बैक्टीरिया है ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है। इसके बाद आगे देखें, सेकेंड टाइप है वायरल मेनिंजाइटिस, मतलब जिसे वायरस कॉज करे। अब जैसे आपका मम्स वायरस है, अब मम्स वायरस को आप देखोगे ना तो ये कॉज करता है पैरोटिसाइटिस। पैरोटिडाइटिस क्या, यहाँ पर होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, सैलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी, है ना, आपके ईयर के आगे, चीक में, लेटरल पार्ट में। तो जनरली ये उसकी क्या करता है, स्वेलिंग कॉज करता है। आपने देखा भी होगा, मम्स हो गए, गल्स हुआ, है ना, पट्टी ऐसे बांधे रहते हैं लोग। लेकिन अगर फिर से वही कि मम्स किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर है, फिर से ये जो वायरस है आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेन में जाएगा और वहाँ पर मेनिंजाइटिस मीन्स आपके मेनिंजस में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। सेम केस होता है मीसल्स का। इसके साथ साथ एंटेरोवायरस, अब एंटेरोवायरस क्या, ये कॉज करता है पोलियो, जो 2 बूंद जिंदगी की आपने सुनी होगी ना। तो अब आप लोग बोलेंगे भैया पोलियो तो हमने सुना है कि पोलियो वायरस कॉज करता है, हमने भी पी है 2 बूंद जिंदगी की। बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। एक्चुअल में आप देखोगे ना तो जो पोलियो डिसीज है उसे पोलियो वायरस ही कॉज करता है। लेकिन जो ये एंटेरोवायरस है ये होती है एक बड़ी फैमिली, इसी के अंदर आता है आपका पोलियो वायरस। दैट्स वाई मैं बोल रहा कि जो एंटेरोवायरस है या पोलियो वायरस है, मेनली ये क्या कॉज करते हैं, पोलियो। लेकिन फिर से अगर वो चीज़ सीवियर हो गई तो मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है। इसके साथ साथ हर्पीस वायरस, है ना, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये भी मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, दैट इज फंगल मेनिंजाइटिस।
मीन्स ऐसा मेनिंजाइटिस जो कि किसके द्वारा कॉज हो, आपके फंगाई के द्वारा, है ना, जो फंगस है वो कॉज करें। पर्टिकुलरली अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ऑक्सी डियोडिस, इसके अलावा आपका कैंडिडा, ये सारे जो फंगस हैं ये पर्टिकुलरली मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप देखें दैट इज पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, मीन्स ऐसा मेनिंजाइटिस जिसे आपके पैरासाइट कॉज करें। अगर मैं पर्टिकुलरली एक एग्जांपल की बात करूं तो आपका एंजियो स्ट्रेंजिलस पर्टिकुलरली ये भी मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। इसके साथ साथ इसके कुछ और भी टाइप हैं, जैसे कि नॉन इन्फेक्शियस, जो हमने कॉज देखा था ना, ये तो इन्फेक्शन वाले हो गए एक टाइप से, दो मैन कॉज देखे थे। इन्फेक्शियस तो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, पैरासाइट हो, ये सब इन्फेक्शियस में आए। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस भी हमें देखने हैं, तो ये रहा हमारा नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, एम फॉर मेनिंजाइटिस है यहाँ पर। नॉन इन्फेक्शियस क्या मतलब, यहाँ कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई डिसीज भी नहीं है, लेकिन तब भी आपको मेनिंजाइटिस होगा। तो एक तो वही कंडीशन है कि आपने ब्रेन सर्जरी कराई है, किसी को पर्टिकुलरली हेड इंजरी है, उस वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस वजह से स्वेलिंग हो रही है। इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कैंसर भी हमने डिस्कस किया था, ऑटो इम्यून डिसीज़, मतलब आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाए, ये कैंसर के वजह से ही हो सकता है कि आपकी ब्रेन की जो सेल होती है ना, डिफेंस वाली सेल, वो खुद आपकी जो सेल है ना, ब्रेन की सेल है, उन्हें डैमेज करने लगे, इस वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट टाइप देखें दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड मेनिंजाइटिस। ड्रग इंड्यूस क्या, जो ड्रग्स की वजह से हो, वैसे ये बहुत ही रेयर टाइप है बट हाँ हो सकता है। किन पर्सन में होगा, जो पर्टिकुलरली ड्रग्स का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली अगर हम बात करें तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स। तो अगर एक पर्सन है, एक पेशेंट है जो इनका एक्सेसिव यूज़ कर रहा, तब ये जो ड्रग्स है ना, ये भी किस में रिजल्ट कर सकती हैं, मेनिंजाइटिस में। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ मेनिंजाइटिस कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्टिकुलरली इस कंडीशन के रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो बढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा फैक्टर है यंग, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा यंगर एज है, आप बोल सकते हो 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं। रीज़न ये है कि उनमें इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है अच्छे से, ना ही एंटीबॉडीज़, ना ही आपका इम्यून सिस्टम। तो पर्टिकुलरली उनमें जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं उनका असर ज़्यादा होता है ना, कोई भी डिसीज़ कॉज करने में, तो वो पर्टिकुलरली रिस्क में है। इसके साथ साथ जो ओल्ड पीपल हैं जिनमें इम्यून सिस्टम डेवलप था लेकिन अब वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है ना, 60 के ऊपर वाले 65-70 साल के जो पर्सन हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, तो उनमें भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि पर्टिकुलरली अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। साथ ही साथ दूसरा फैक्टर है वीकेंड इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने बताया HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि पर्टिकुलरली क्या कॉज करता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें मैंने बताया ना इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि पर्सन को अगर लूज मोशन भी है तो वो भी 15-15 दिन चल रहे हैं, 1-1 महीने रुक ही नहीं रहे, तो पर्टिकुलरली उनमें फिर से इसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा और भी अदर डिसीज़ के रिस्क इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर है ट्रैवलिंग। अब देखो ट्रैवलिंग में क्या होता है, ऐसे पर्सन जिसका पर्टिकुलरली कुछ के ऐसी प्रोफेशन ही होते हैं जिनको ट्रैवलिंग बहुत करनी रहती है अपने काम को लेकर, साथ ही साथ कुछ टूर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं, टूरिस्ट के यहाँ घूम रहे, वहाँ घूम रहे, अलग अलग कंट्रीज़ में घूम रहे हैं। तो देखो अलग अलग कंट्रीज़ में ना, हर कंट्रीज़ में कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस रहते हैं ना, कि अलग अलग बीमारियाँ फैली रहती हैं। तो उन पर्सन में क्योंकि वो ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपोजर में आते हैं बैक्टीरियाज के, वायरस के, अलग अलग पैथोजन के, तो उनमें भी इस चीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ हेड इंजरी, जैसे हमने देखा ना, अगर किसी को हेड इंजरी है या फिर किसी की ब्रेन सर्जरी हुई है तो उनमें भी इसके चांसेस होते हैं। आगे देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस, कि हम कैसे पता करें कि पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन को मेनिंजाइटिस है। अब जैसे कि मैंने बताया मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन हो रहा है मेनिंजिस का, कवरिंग ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपको हम देखें तो सुनना, देखना, याद करना, कुछ भी चीज़ है हम ब्रेन से ही कर रहे हैं, तो जो आपके सिम्टम्स होंगे वो भी इसी से रिलेटेड रहेंगे। पहली चीज़ है हेड एक एंड फीवर, क्योंकि सर में आपकी इन्फ्लामेशन है तो हेड एक तो हो ही गया, सर दर्द। साथ ही साथ फीवर तो कॉमन है, और फीवर आए कभी भी तो खुश हो जाना।
अब बोल के भाई ये अजीब ही बता रहा है, एक तो हमें मेनिंजाइटिस हुआ जा रहा है और आप बोल रहे हैं बुखार है तो खुश हो जाओ। एक्चुअल में फीवर क्या होता है, हमारी बॉडी के एक डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट, कि हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस पैथोजन आया, बॉडी एक ही काम करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करो, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजन इस टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद आगे देखें तो फटीक मीन्स कमजोरी, क्योंकि ब्रेन ही फंक्शन आपका सही नहीं करेगा तो कमजोरी तो कॉमन सी चीज़ है। साथ ही साथ आपको नोजिया और वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा आगे देखें तो लेथर्जी। अब लेथर्जी क्या होता है, आप बोल सकते हो लैक ऑफ एनर्जी। जैसे फटीक है ना, आपको ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी एकदम सुस्त सुस्त लग रही है, लैक ऑफ एनर्जी लग रही है। अब आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे होंगे भैया ये तो हमें डेली ही लगती है, बिल्कुल ऐसे लगता है सोते रहो कुछ काम ना करो, तो क्या हमें मेनिंजाइटिस है? नहीं, पर्टिकुलरली ये जो आप लोगों को सुस्ती रहती है ना, जो आप लोगों को लगती रहती है, ये कैसी रहती है कि जब पढ़ाई के टाइम पे आ गई। अब भी आपसे कोई बोल दे कि हाँ क्रिकेट खेलने चलना है लड़कों से, लड़कियों से बोल दो बाजार चलना है घूमने, पता नहीं चलेगा, सब सुस्ती दूर गए, सब चले गए एकदम घूमने, पानी पूरी खाने। लेकिन पर्टिकुलरली जिस पर्सन को मेनिंजाइटिस है, अब उसमें ऐसी लैक ऑफ एनर्जी रहेगा कि अब लड़के से कितना ही बोल लो भाई क्रिकेट खेल ले, क्रिकेट खेल ले, नहीं खेलेगा। लड़कियों से कितना ही बोल लो शॉपिंग कर लो, नहीं जाएंगी, क्योंकि पर्टिकुलरली उनमें प्रॉपरली लैक ऑफ एनर्जी है। इसके बाद आगे बढ़ें तो लैक ऑफ फोकस, पर्टिकुलर जो कंसंट्रेशन है, फिर से पढ़ाई में तो वैसे ही फोकस होता नहीं है लड़के लड़कियों किसी का भी, लेकिन अभी मेकअप वाले होते हैं कॉस्मेटिक्स आइटम, तो लड़की एकदम बिल्कुल लिप लाइनर, आई लाइनर, मस्कारा पूरा अच्छे से देखेंगी फोकस करके। ऐसे ही लड़कों में बिल्कुल घूमना फिरना ऐसा वैसा तो बड़ा फोकस। लेकिन जैसे मेनिंजाइटिस है, अब ना लड़के ना ही क्रिकेट में फोकस कर पा रहे हैं, ना ही बातों में, बस एकदम लैक ऑफ एनर्जी, सो रहे हैं, कभी ज़्यादा नींद आ रही है कभी कम। सेम एस गर्ल्स में फोकस ही नहीं होगा कि वो कॉस्मेटिक्स आइटम में भी फोकस नहीं कर पा रही हैं, कोई मतलब नहीं, बस कभी ज़्यादा स्लीपीनेस, एकदम रुखड़े उखड़े टाइप के। इसके बाद आगे देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन। ये तो एक नॉर्मल सिम्टम्स थे कि चलो ये चीज़ें चल रही थी, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है ना, मतलब सीवियर प्रॉब्लम, जैसे कि हियरिंग लॉस, पर्टिकुलरली सुनना। अब देखो क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग एरिया प्रेजेंट होते हैं। कुछ एरिया होते हैं जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। जैसे हम देखें तो आपका बर्निक्स एरिया है, मोटर स्पीच एरिया है, मोटर एरिया है, ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर उस इन्फ्लामेशन की वजह से, मेनिंजिस की वजह से उन एरिया में हेर फेर हो रही है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, तब पर्टिकुलरली हियरिंग लॉस हो सकता है अगर एक क्रॉनिक है मेनिंजाइटिस। साथ ही साथ विजन लॉस हो सकता है, एक विजुअल एरिया भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में अगर उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी आई तो विजन लॉस। इसके साथ साथ मेमोरी लॉस, है ना, कि पर्सन को जो याद था सब कुछ भूल गया एकदम, मतलब तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मूवी नहीं बोलते मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, इस तरीके की जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके साथ साथ लर्निंग डिसएबिलिटीज़, मतलब एक पर्सन था उसे बढ़िया याद हो जाता था, ऐसे उसने 4 बार किताब पढ़ी बिल्कुल मुखा अगर याद रट्टा मार के। लेकिन अगर ये कंडीशन हो गई है, डेवलप हो गई है, फिर पर्टिकुलरली वो दिन भर भी पढ़ रहा ना, तो हो सकता है उसे 5 लाइन याद ना हो। इसके साथ साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम, इसे आप पर्सनैलिटी प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं पर्सन में, एकदम से बहुत खुश है, बाइपोलर डिसऑर्डर आप बोल सकते हो, एकदम से बहुत खुश हो जाएगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा है वो है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझेगा। और एकदम से पता चले शाम को भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वैसा, भगवान मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। तो ये वाली कंडीशन बिहेवियरल प्रॉब्लम। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि पहले वो सबसे अच्छे से बात करता था, अब एकदम गुस्से में बात कर रहा, बात ही नहीं कर रहा। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं मेनिंजाइटिस के। इसके बाद अब हम देखते हैं डायग्नोसिस, कि हम डायग्नोसिस कैसे करें कि पर्टिकुलरली किसी पर्सन को मेनिंजाइटिस है। तो सबसे पहली चीज़ है नेज़ल और थ्रॉट स्वैब। आप सीक्रेशन भी बोल सकते हो कि आपका जो नेज़ल सीक्रेशन है या फिर थ्रॉट सीक्रेशन है, स्पेशली हम बात करें तो स्पुटम, हिंदी में बोलूँ तो खखार बोलते हैं जनरली हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो ही बोलते हैं। तो उस स्पुटम को हम कल्चर कर सकते हैं ना, उसे टेस्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली उसमें किसी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन की प्रेजेंस तो नहीं है। इसके बाद आगे देखें तो ल्यूम्बर पंक्चर। अब ल्यूम्बर पंक्चर क्या होता है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब बोल के भैया पहले यही बताओ। तो जैसे मेनिंजाइटिस थी ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग,
पर्टिकुलरली ऐसा ही एक हमारा फ्लूइड रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो पर्टिकुलरली आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड घूमता रहता है ना, पर्टिकुलरली इसी आप बोल सकते हो मेनिंजेस में। तो इसमें क्या होता है, हम इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो भैया आप बोलोगे CSF टेस्ट, लेकिन यहाँ पर लिखा है ल्यूम्बर पंक्चर। एक्चुअल में जो CSF हमारा टेस्ट होता है आप ब्रेन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रेन से हम इस चीज़ को निकालेंगे, ब्रेन के अंदर से हमें नीडल उसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी, जिससे ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसीलिए यूजुअली जो नीडल है ना, वो कहाँ पर इंसर्ट की जाती है, आपके ल्यूम्बर वर्टिब्रा में। वो भी कहाँ पर, L1 अगर हम देखें तो L1 से L2 तक तो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है पूरा आपके वर्टिब्रा कॉलम में, और इसी लेवल पर वो एंड होता है ना, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है पर्टिकुलरली, जिसे हम कॉनस मेड्यूलारिस कहते हैं। और इसके बाद L2 से नीचे सिर्फ यहाँ पर मान लो ये था आपका स्पाइनल कॉर्ड, अब इसके नीचे सिर्फ उसके कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो इसीलिए जो नीडल है ना, वो इस L2 के नीचे इंसर्ट की जाती है, आपके L2 और L3 के बीच में, या फिर L3 और L4 के बीच में। किस लिए, ताकि आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड ना हो, और पर्टिकुलरली वो CSF निकाला जाता है। फिर हम उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली इसमें क्या वायरस प्रेजेंट है या फिर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इस ल्यूम्बर पंक्चर का, इसे हम स्पाइनल टैप भी बोल सकते हैं, एक और फायदा है कि पर्टिकुलरली अगर आप ब्रेन से CSF निकालते तो जो ऊपर ऊपर बैक्टीरिया वायरस होते सिर्फ वही आते, क्योंकि हम ल्यूम्बर से निकाल रहे हैं, मतलब इतने नीचे से, तो बहुत है ना, तल में पूरा कचरा बैठा हुआ रहता है। तो इसमें आपके जितने भी बैक्टीरिया वायरस हैं, इसमें ज़्यादा अच्छी आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है। आगे देखते हैं हमारा तीसरा टेस्ट, दैट इज ब्लड टेस्ट। आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है ना, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो पूरा ब्लड का काउंट बताता है, स्पेशली आपके WBCs का। साथ ही साथ ये प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज बता सकता है कि अगर IgG एंटीबॉडीज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई यहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, इससे आप पता कर सकते हो। साथ ही साथ इमेजिंग टेस्ट है। इमेजिंग टेस्ट क्या, आप CT स्कैन करा लो, इसके साथ साथ MRI करा लो। और ये क्या रहती है कि अगर आपने ब्रेन या का CT स्कैन कराया या फिर MRI कराई, तो ये उसकी पूरी 3D इमेज दिखाते हैं, एक एक स्ट्रक्चर कि पर्टिकुलरली किसी एरिया में कैंसर तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पर स्वेलिंग तो नहीं है, उससे हम पता कर सकते हैं। इसके बाद आप बोलोगे भाई ये सब ठीक है, मान लो हमें मेनिंजाइटिस हो गया, कैसे बचें, ट्रीटमेंट क्या है। अब ट्रीटमेंट जो है ना, ये डिपेंड करता है कॉज पर या फिर टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, कि वायरस की वजह से अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो आपको एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो वायरस को किल करें। पैरासाइट की वजह से है तो एंटी पैरासाइट जो पैरासाइट्स को किल करें। फंगस की वजह से तो एंटी फंगल, ऐसे ही वायरस की वजह से तो एंटी वायरल्स। इसके अलावा ये मेडिकेशन तो ठीक ही हैं, साथ ही हमको सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं, जैसे कि पेन रिलीवर्स, कि पर्टिकुलरली हेडेक था, फीवर था, वैसे ही पर्सन परेशान है, कन्फ्यूजन में है, आप पेन रिलीवर्स दे दो, पर्सन को थोड़ा सा ना दर्द से रिलीफ मिलेगा तो ठीक ठाक रहेगा। अब आप लोग बोलेंगे भैया ये सब छोड़ो, ना हमें सिम्टम्स देखने हैं, ना हमें डायग्नोसिस करना है, ना हमें ट्रीटमेंट करना है, आप ये बता दो कि हम इससे बचें कैसे, कि हमें मेनिंजाइटिस ना हो। बिल्कुल बचा जा सकता है, जैसे कि इसके कॉज हैं कि पर्टिकुलरली बैक्टीरिया, वायरस, मम्स, मीसल्स, पोलियो, यही कॉज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जितने भी डिसीज़ हैं ना, मैक्सिमम डिसीज़ की वैक्सीन हमारे पास हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे डिसीज़ हैं, जैसे स्पेशली मैं बात करूं तो एड्स की, HIV, इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट टाइम। बाकी मोस्टली डिसीज़ की वैक्सीन प्रेजेंट हैं, तो आप वैक्सीनेशन लें। जैसे स्पेशली मम्स, मीसल्स और रुबेला के लिए MMR आती है, मम्स, मीसल्स, रुबेला। पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी के ऐसे ही नहीं बोलते, एक्चुअल में है तो वो 2 बूंद, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बचा सकती हैं, आपको पोलियो से बचा सकती हैं, साथ ही साथ पोलियो के होने के बाद इस मेनिंजाइटिस से बचा सकती हैं। इसके बाद आगे देखें तो सेफ फूड एंड वाटर प्रैक्टिस, कि खाना आप अच्छा पकाएं, साथ ही साथ उसे ढककर रखें, क्योंकि अगर आपने उसे ढककर नहीं रखा और अगर वो कंटामिनेटेड हो गया है, मीन्स पर्टिकुलरली कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उस फूड में आ गया है और आपने वो खाना खाया और अगर उन्होंने आपको मेनिंजाइटिस कॉज कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप उसे अच्छे से रखें। सेम एस वाटर के साथ है कि आप साफ पानी पिएं। इसके साथ साथ स्पेशली सैनिटाइजेशन का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का,
स्पेशली जो टूरिस्ट हैं, जो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ घूमना है, कल कहीं और घूमना है, परसों कहीं और, उन्हें तो स्पेशली सैनिटाइजेशन साथ ही साथ मास्क का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारे डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़, यही हो गया मम्प्स, मीसल्स, जो कि एयर के थ्रू है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा मास्क का यूज़ करेंगे, जैसा कि कोरोना टाइम में हुआ, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।